नहीं हूँ, मैं घर की किसी भी रूप में अतिथि नहीं। मैं ये मेरी घर वापसी, कहते हैं ना, बड़ा अजीब सा टर्म है घर वापसी वाला। तो सच्चे अर्थ में मेरी घर वापसी है कि 4.5 महीने में ऐसी जगह थी जहाँ इस समय आधी रात होती थी। तो मुझे 2 दिन हुआ है, तो मेरे शरीर का जो समय है वो आधी रात वाला है। तो कुछ अगर क्रम इधर उधर हो तो मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहुत ही आक्रांत समय में आप अपनी विरासतों को देखें, आप अतीत की ओर देखें और उस इतिहास को देखें। और वो है मध्यकाल। जब हम लोग कक्षाओं में साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं तो अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं, हालांकि शुक्ल जी ने अपनी तरफ से बहुत बुनियादी आधार तैयार किया कि किसी काल को कैसे देखा जाए, काल के परिवर्तन को कैसे देखा जाए। एक काल दूसरे काल में प्रवेश नहीं करता, वहीं ठिठक जाता है, ड्योढ़ी पर रहता है, या भीतर भीतर किसी टेम्परेचर के भीतर, किसी प्रवृत्ति के भीतर कहीं मौजूद होता है। तो हम लोगों ने जिनसे इतिहास बोध कहिए या इतिहास विवेक कहिए सीखा है, वो कहते हैं कि साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक नैरंतर्य का इतिहास। कोई भी काल कहीं बंद नहीं करता अपना दरवाजा। आदिकाल ने बंद किया होता दरवाजा तो कबीर नहीं होते। आप कैसे जाएंगे नाथपंथियों को पढ़े बिना कबीर तक? तो आदिकाल दरवाजा नहीं बंद करता। मध्यकाल इतना बड़ा है, और अक्सर जब हम मध्यकाल की बात करते हैं और सेमिनार वगैरह में भी आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि भक्ति काल अपना उपनिवेश बना लेता है रीतिकाल का, बिल्कुल विलुप्त कर देता है। ताकत है ना भक्ति काल की, क्या ताकत है भक्ति काल की? और रीतिकाल में वो ताकत क्यों नहीं है? और भक्ति काल के बराबर या भक्ति काल का अनुपूरक तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका विस्तार किसी रूप में अगर हम रीतिकाल को समझें तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, किसको देखेंगे? कौन सी ऐसी अंतर प्रवाही निरंतरता है साहित्य के इतिहास के भीतर? क्योंकि आदिकाल शुरू नहीं हुआ है। आदिकाल आप कहते हैं, लेकिन साहित्य वहीं शुरू नहीं हुआ है। साहित्य तो वहां शुरू हो गया था जहां प्रथम कवि का छंद प्रकट होता है, वही शुरू हो गया। और वहीं उसको एक आपको मिल गया, कैसे चलेगा साहित्य, साहित्य क्या लेकर चलेगा। तो साहित्य जो लेकर चलेगा, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर इतिहास इतिहास है और किसी अर्थ में अतीत है तो, और उसमें भविष्य के लिए कोई ध्वनि नहीं है, तो आप क्यों पढ़ेंगे इतिहास को? क्या जरूरत है पढ़ने? तो जो निरंतरता की बात है वो प्रथम कवि के छंद से चली आती हुई निरंतरता है। वो महाकाव्यात्मक छंद है। क्यों महाकाव्यात्मक? वाल्मीकि का वो छंद क्यों महाकाव्यात्मक? क्योंकि तीर वाल्मीकि को नहीं लगा। किसको लगा? तीर किसको लगा बताइए? पक्षी को लगा, क्रौंच को लगा। लेकिन एक वेदना जो है, एक करुणा की प्रतिध्वनि उसी दिन जन्म लेती है, और उसी दिन साहित्य का जन्म होता है। यानी आप किसी के दुख को इतना बड़ा दुख समझें कि आपसे रहा न जाए, आप बस बोल पड़े, तो ये क्या है? ये प्रतिपक्ष है, ये आलोचना है, लेकिन इसकी जमीन करुणा की।
इसलिए जो हमारा साहित्य का इतिहास है, आदिकाल के बहुत सारे, पूरा का पूरा जो क्रिटिसिज्म है, नाथपंथ क्या कर रहा है? आदिकाल में देखिए, आदिकालिक साहित्य को साहित्य नहीं कहा गया। क्या कहा गया? एक तरीके का ऐसा सांप्रदायिक तरीके का साहित्य कहा गया, या उनके जो नियम थे, कानून थे, उन पंथों के, उन संप्रदायों के, उसको कहने का जरिया माना। लेकिन वो साहित्य है। साहित्य इसलिए है कि उसमें एपिक तत्व है। गोरखनाथ के यहाँ एपिक तत्व है। दुनिया जो है, जब मनुष्य अपनी गृहस्थियां बसा लेता है, घर बना लेता है, तो सिर्फ अपनी छत की चिंता करता है। तो जो गृहस्थ जीवन है, उस गृहस्थ जीवन को लोक के उपकार से, लोक की दीक्षा से, लोक के संवर्धन से और लोक के भविष्य से कैसे जोड़ना है, ये कर रहा है पूरा का पूरा सिद्धनाथ साहित्य। वो इस तरह खड़ा है और वो स्वर चलता चला आता है, और इस निरंतरता का एक आयाम खुलता है जब भक्ति काल में। आप ध्यान दीजिए कि आप कहते हैं आंदोलन। आप भक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं? क्या जरूरत है? आप इसलिए कहते हैं कि भक्ति आंदोलन में वैयक्तिक मुक्ति की बात नहीं है, सामाजिक मुक्ति की बात है। वैयक्तिक, आप कहेंगे कि वो सारे के सारे जो संत कवि हैं, वो सारे चुप्पे कवि नहीं हैं। अगर वो चुप्पे रहते तो वो बीत गए होते, वो दर्ज नहीं होते इतिहास। कोई चुप्पा नहीं, सब बोल रहे हैं। रैदास बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं, जायसी बोल रहे हैं, रहीम बोल रहे हैं, तुलसी बोल रहे हैं और सूर भी बोल रहे हैं। चुप्पे नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं वो? अगर उनका वैयक्तिक मुक्ति का पक्ष है भक्ति, तो भक्ति की उससे पूर्व में जो जो रूप है, एक तरीके से उससे भिन्न रूप क्यों है? साधना का, और उस साधना के बाद कर्मकांड का कितना सारा रूप था, उससे भिन्न भक्ति का रूप क्यों? क्योंकि भक्ति का काव्य सामाजिक मुक्ति का काव्य है। अंतर्विरोध हैं, और किसी भी जीवंत ऐतिहासिक प्रक्रिया की जो गति होती है वो अंतर्विरोधों से तीव्र होती है। बिना द्वंद्व के कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। तो अंतर्विरोध है, कबीर का भी है, तुलसी का भी है। बहुत सारे लोग, जब हम इनके मजबूत पक्षों की बात करते हैं तो बहुतों का ध्यान जाता है इनके कमज़ोर पक्ष क्या है। आप उन्हें भी पढ़िए, उन कमज़ोर पक्षों को भी पढ़िए। वहाँ आपका आलोचनात्मक विवेक काम करेगा। आप तुलसी को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, जायसी को पढ़िए। जायसी प्रेम का कवि है, और प्रेम जो है वो आप सोचिए कहाँ है, और उस प्रेम में भी वो स्त्री पुरुष का अंतर लेके चलता है। कहते हैं ना कि प्रेम मुक्त करता है, प्रेम विराट है, प्रेम व्यापक है, प्रेम उदात्त बनाता है। तो जो कबीर को प्रेम उदात्त बना रहा है, जायसी को प्रेम उदात्त बना रहा है, वहाँ पर स्त्री पुरुष का अंतर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको देखना होगा। तो आप उन अंतर विरोधों की आलोचना करिए, लेकिन जो उसके मजबूत पक्ष हैं वो उसका लोक पक्ष है। भक्ति काव्य का और रीति काव्य का भी जो संबंध है वो बहुत मजबूती के साथ लोक के साथ है। और हमारी आज भक्ति काव्य, अगर आप भक्ति काव्य न पढ़ें, आप रीति काव्य न पढ़ें, आपने आदिकालीन कविताएं नहीं पढ़ी, आपका नुकसान क्या है? आपका नुकसान है कि आपकी भाषा वैसी होगी जैसे ऊसर में पैदा होने वाली फसल होती। आपके पास मुहावरे नहीं होंगे,
आपके पास बिंब नहीं होंगे। आप पढ़िए इन कवियों को, आपको पता चलेगा। रीतिकालीन कवियों को पढ़िए। मैंने कहा ना कि भक्ति का मुक्ति का जो पक्ष लेता है, सामाजिक मुक्ति का पक्ष लेता है, जाति से, संप्रदाय से, एलिटिज्म से, बहुत सारी चीजों से मुक्त करता है। रीति काव्य की जो निरंतरता है, अगर भक्ति काव्य से बनाना है आपको, आप देख लीजिए वहां भक्ति का जो प्रेम है, भक्ति के साथ जो प्रेम तत्व मिला है, उसका जो करुणा वाला पक्ष है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, वो नहीं रह जाता। लेकिन सुंदरता, मनुष्य की सुंदरता और इस विराट चराचर संसार की सुंदरता, नदियों की सुंदरता, पक्षियों की सुंदरता, वृक्षों की सुंदरता, चांदनी के कितने सारे। कभी कभी लोगों को लगता है कि हिंदी साहित्य में जो मौलिक कल्पनाएं या तो संस्कृत में है या फिर जैसे और कहीं है, लेकिन हिंदी की विराट कल्पनाओं को देखना है तो उनके महाकाव्य हुए। अगर ये नहीं होते, अगर ये कवि नहीं होते, तुलसी नहीं होते और इतनी सारी प्रबंध रचनाएं जैसे जायसी नहीं होते, मीरा नहीं होती, तो जयशंकर प्रसाद भी नहीं होते, प्रेमचंद भी नहीं होते। क्योंकि रिक्तियों में तो रिक्ति ही बनती है ना, जो खाली जगह में तो खाली जगह ही पैदा है। आप कैसे भरा पूरा एक संसार बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? तो ये जो एक मैं सोच रही थी और मैं लगातार इस बात पे मेरा ध्यान जा रहा था कि जब हम लोग काल विभाजन की बात करते हैं, एक इस तरीके की व्यवस्था है कि आप किसी चीज की समग्रता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें, बस इसलिए। वरना तो ये जो प्रवाही तत्व है समय का, ये साहित्य के भीतर भी इसी तरह है, बस चीजें थोड़ा बदलती, जैसे आज बदली। आधुनिक काल वही नहीं है जो भारतेंदु के समय का आधुनिक काल, वही नहीं है, मगर आलोचनात्मक विवेक वही है साहित्य का जो भारतेंदु का था। एक बुनियादी बात है। तो इस बुनियादी बात के साथ आपको साहित्य का और साहित्य इतिहास का और उसके साथ समाज को जोड़कर, संस्कृति को जोड़कर एक बृहत्तर आयाम लेकर जब आप बात करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो रीति कविता में मुक्ति का जो सवाल है वो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक बड़ा अंतर आया है। ज्यादा से ज्यादा कवि जो हैं वो राजाश्रय के कवि, और राजाश्रय जो है कोई भी बंधन कविता को रुद्ध करता है। कविता को सबसे पहले, साहित्य को सबसे पहले आजादी चाहिए, मनुष्य की आजादी चाहिए, रचने की आजादी। तो किसी को खुश करने के लिए और किसी को नाराज करने के लिए कविता नहीं हो सकती। तो रीतिकाल का एक बड़ा ये बंधन था, मगर रीतिकाल को ही आप देखिए रसखान मिले, आप ये देखिए कि पद्माकर मिले, देव मिले, और केशवदास की कविता का जो एक मार्मिक पक्ष है, जो छूट कर राजाश्रय की जो बंधन है उसे छूट कर बनता है, नीतियों में जो प्रकट होता है, या समाज की नब्ज पकड़ते हुए केशव जहां कुछ कहते हैं, प्रकृति पर जहां कुछ कहते हैं, तो वहां देखिए कि वहां वो किस तरह से मनुष्य की सुंदरता को देख रहे हैं। एक और बात मुझे लगता है कभी कभी कि साहित्य जो है ये इतिहास को जानने का भी बड़ा ही मजबूत आधार है। आप देखिए, जैसे आप बौद्ध धर्म के बारे में जो साहित्य मिलता है,
जैन धर्म का जो साहित्य, सिद्धों का जो साहित्य है, चर्याओं का जो रूप है, आप इनको देखिए तो आपको क्यों नहीं पता चलेगा कि सामाजिक प्रक्रियाओं के क्या रूप थे, सामाजिकता के क्या रूप थे और मनुष्य की आकांक्षा का क्या रूप था। वहां आपको वो मनुष्य मिलेगा जो किस किस चीज से मुक्त होना चाहता है। जैसे मैंने थेरी और थेरों की, थेरियां हैं और थेर है, आप देखिए तो थेर भी मुक्ति की बात करते हैं और थेरियां भी मुक्ति की बात करते हैं। थेर जब मुक्ति की बात करते हैं तो उनका जो आलंबन है और उनका जो एक तरीके से उनकी जो इमेजेस हैं, बिंब है, आधार है, वो प्रकृति है। मैं कैसे मुक्त हूं, किस तरह से मुक्त समझा जाऊं। जैसे कि ये हंस बलाकाएं आकाश की तरफ उड़ती हैं और पूरा का पूरा प्राकृतिक चित्रण। और थेरियां जब लिखती हैं कि कहती हैं, वो कहती है जैसे ना, जैसे आम स्त्री कहती है ना कि बड़ा अच्छा हुआ, कहती है बड़ा अच्छा हुआ, आज काम जल्दी हो गया, उस तरह थेरी कहती है कि मुक्त हुई मैं, मुक्त हुई अपने कुबड़े पति से, मूसल से। ये दो स्वर हैं। तो मुक्ति, मुक्ति मनुष्य की मुक्ति है, लेकिन उस मनुष्य की मुक्ति में स्त्री की मुक्ति का स्वर अलग है और पुरुष की मुक्ति का स्वर अलग है। ये अलग कौन कर रहा है? ये उसके अपने सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव है। स्त्री कई परतों में गुलाम है और पुरुष को बस सोचना भर है कि मुक्त होना है और मुक्त हो जाएगा। तो ये इसलिए रिसोर्सेस के रूप में आप साहित्य को, और बहुत बड़े बड़े जो चिंतक होते हैं, जैसे कहा गया ना कि मार्क्स को यूरोपीय समाज में जो कुलीन तंत्र था उसकी आलोचना करनी, उसकी कमजोरियों को जानना था कि कुलीन तंत्रों की कमजोरियां क्या है। तो उसका सबसे बड़ा रिसोर्स था बाल्जाक का उपन्यास। बाल्जाक ने अपने उपन्यास में कुलीन तंत्र के पतन को, जबकि वो पसंद करता था, वो कुलीन तंत्र का होने का सपना देखता था, मखमल पहन के बैठता था लिखने के लिए, पूरा का पूरा मखमल का लबादा और बहुत सुंदर कलम लेकर बैठता था बाल्जाक। कुलीन था भी वो, लेकिन वो कुलीन तंत्र का आलोचक होना नहीं चाहता था, मगर चूंकि वो साहित्यकार था और वो जो लिख रहा था वो कुलीन तंत्रों की पतनशीलताएं। तो इस तरह से साहित्य जो है वो आपको केवल साहित्य एक विषय नहीं है, आपके सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और जैसा कि मिश्र जी ने कहा, विनोद जी ने, कि आज की जो भाषणबाजी है उसको एकेडमिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत सबका मन लगे सुनने। मुझे लगता है मैंने काफ़ी बात करी। धन्यवाद।